Suprabhat, good morning friends. Hi, this is DC Yadav. I'm very warm welcome all of you today in DCIS Institute. साथियों, आज की क्लास और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम नजर डालेंगे बजट 2023 पर, जो हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा भारतीय संसद में पेश किया गया। क्या होता है बजट, हम इस पे चर्चा करेंगे, उसके इतिहास को जानेंगे और इस बार भारत सरकार ने कितना बजट पेश किया है हम इस पे भी चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि वर्ष 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत सरकार ने कितने रुपए का बजट पेश किया है? 30 लाख करोड़, 35 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ या 45 लाख करोड़? तो भारत सरकार ने इस बार 45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। विश्व में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम सभी को पता है और इससे भारत की संपन्नता का ही पता चलता है कि अब हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि हम 45 लाख करोड़ जैसे बड़े बजट को पेश कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है एक तरीके से 45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करना भी। लेकिन अब साथियों हम बात करते हैं कि बजट क्या है, व्हाट इज द बजट। तो बजट जो है ये बूजेट से आया है, जो एक चमड़े का थैला हुआ करता था। इसमें सबसे पहले आय व्यय का विवरण पेश किया जाता था और वहीं से निकल के आया है बजट। अगर हम भारत में बजट की इतिहास की बात करें तो भारत में साथियों सबसे पहले 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन द्वारा भारत में सबसे पहले बजट पेश किया गया था। कब पेश किया गया था साथियों? 7 अप्रैल 1860 को। उसके बाद ये चलता रहा और सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रेलवे बजट कब पेश किया गया था तो 1924 में सबसे पहले रेल बजट पेश किया गया था। आपको पता होगा 1853-54 में सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी भारत में और रेलवे के संचालन और उसके रखरखाव के लिए रेल के लिए एक अलग बजट का प्रावधान किया गया 1924 में। तो 1924 से अलग एक रेल बजट का मसौदा, एक बजट तैयार किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और हम सभी को पता है कि 1924 से लेके 2017 तक जो बजट होता था उसमें रेल बजट अलग होता है था और आम बजट अलग होता था। एक दिन पहले आम बजट से रेल बजट को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता था, लेकिन ये 2017 में इसका इतिहास एक तरीके से बदला गया और भारतीय सरकार द्वारा उस ब्रिटिश नीति को खत्म कर दिया गया और 2017 में पहली बार रेल बजट को अलग, जो आम बजट को अलग पेश किया जाता था, उन्हें मर्ज करके एक कर दिया गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि 2017 से रेल बजट जो अलग पेश किया जाता था अब उसे आम बजट का हिस्सा बना दिया गया। और साथियों इससे पहले जो भारत में बजट पेश किया जाता था वो एक लेखा जोखा पन्ना होता था, यानी कहने का तात्पर्य पेज हुआ करता था जिसे कॉपी का पेज होता था, उस पे पढ़ के वित्त मंत्री जी हमारे बजट को पेश करते थे। लेकिन डिजिटल दुनिया को देखते हुए, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देते हुए 2021 में इसके भी इतिहास का अंत कर दिया गया और 2021 से हमारे जो वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने देसी टेबलेट के साथ बजट को पेश करना शुरू किया। यानी जो बजट का लेखा जोखा था, जो पढ़ के भारतीय संसद में संबोधित करती थी हमारी निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री थी, उन्होंने देसी टेबलेट यानी डिजिटल बजट को सबसे पहले 2021 में पेश किया गया और 2017 में रेल बजट और आम बजट को एक करके पेश किया गया। एक और सवाल साथियों, निर्मला सीतारमण जी ने इस बार अपना 5वीं बजट पेश किया है और सर्वाधिक भारत में बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के नाम है। मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट को पेश किया है। तो अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है सर्वाधिक बार बजट पेश करने का वो मोरारजी देसाई जी के नाम पे है, जबकि निर्मला सीतारमण जी ने इस बार 5वां अपना पूर्ण बजट पेश किया है। अब ये पूर्ण बजट क्या होता है साथियों? इस बार जो बजट पेश किया गया है वो पूर्ण बजट पेश किया गया है। बजट भी दो तरीके से होता है, एक होता है पूर्ण बजट और एक होता है अंतरिम बजट। तो आप सभी को पता है कि 2024 में चुनाव होने वाला है। जब 2024 में चुनाव होगा तो एक तरीके से जो नई गवर्नमेंट चुन के आएगी वो भी अपना बजट पेश करेगी।
जैसे इस समय एनडीए सत्ता में है, अगर एनडीए सत्ता में नहीं रहती, यूपीए गवर्नमेंट आती है यानी कांग्रेस अलायंस वाली, अगर वो आती है तो क्या ये इस बजट को मानेगी? शायद नहीं। तो इसीलिए जब आप अंतिम बार बजट पेश करते हैं तो एक तरीके से आपका पूर्ण बजट होता है, और जब अगली सरकार आएगी तो वो अंतरिम बजट को पेश करेगी। साथियों, इस बार बजट में जो सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है वो रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। 5.9 हजार करोड़ रुपए का बजट रक्षा मंत्रालय को दिया गया है, यानी डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की एक तरीके से प्रतिबद्धता जाहिर की है भारत सरकार ने। जिस तरह चीन अपना दायरा बढ़ा रहा है, इस तरीके से रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सबसे ज्यादा जो पैसा दिया है वो डिफेंस मंत्रालय यानी रक्षा क्षेत्र को दिया है, डिफेंस सेक्टर को दिया है। इसके अलावा जो सड़क और परिवहन मंत्रालय है, रोजमार्ग, उसके लिए 2.7 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और इस बार साथियों बजट में 7 चीजों पे मुख्यतः फोकस किया गया है। सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें फोकस किया गया है इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। और दूसरा जो है रीचिंग लास्ट माइल के फोकस किया गया कि अंतिम आदमी तक पहुंच स्थापित किया जाए। जो लोग हाशिए पे बैठे हैं उन तक भारत सरकार की योजनाएं पहुंचे, उन लोगों को भी शिक्षित किया जाए, उनको सरकार के साथ भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसलिए जो दूसरा इनका प्रमुख मुद्दा है वो है रीचिंग लास्ट माइल, तो ये भी एक बजट का हिस्सा रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अनलीजिंग जो है, इसके लिए भी एक तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खाका है उसको मजबूत करने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है भारत सरकार के द्वारा। और इस बार साथियों ग्रीन ग्रोथ का ऑप्शन दिया गया है, यानी ग्रीन ग्रोथ को टारगेट किया गया भारत सरकार के द्वारा कि हम एक तरीके से ग्रीन ग्रोथ लाएंगे। आप सभी को पता है कि 2070 तक भारत जीरो कार्बन नेट की प्रतिबद्धता जता चुका है, और हमने 2030 तक का जो टारगेट रखा है आपको सभी पता है कि 500 गीगावाट हम उत्पादन करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। भारत सरकार का ये लक्ष्य है। इससे पहले हमने 175 गीगावाट का टारगेट रखा था, आप सभी को पता है 2022 तक के लिए, जिसको हमने पहले ही अचीव कर लिया था। भारत सरकार ने 2030 में 500 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2070 में नेट जीरो कार्बन उत्पादन की प्रतिबद्धता जाहिर की है भारत सरकार ने। तो एक तरीके से हम ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसी के तहत भारत सरकार ने अपने बजट में ग्रीन ग्रोथ का भी विवरण दिया है, उसका मेंशन किया है। इसके अलावा यूथ पावर को बढ़ाने की बात की गई है कि जो हमारी यूथ पावर है उसे बढ़ाए जाने की बात हमारे इस बजट में किया गया है, और फिनेंशियल जो सेक्टर है उसको भी मजबूत करने की बात की गई है। तो ये 7 वो प्रमुख मुद्दे हैं जिस पे पूरा बजट आधारित है। और निर्मला सीतारमण जी का हमने जैसे कहा ये 5वां बजट था, और पूरे देश का ये 75वां बजट था। और 75वें बजट को इस बार अमृत बजट का नाम दिया गया है, क्योंकि पता है देश अपनी 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है फिलहाल। ओके सर, तो अब यहां से अमृत काल स्टार्ट होता, तो इसे अमृत काल का बजट कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि देश में पैसा आता कहां से है। अगर हम बात करें, मान लीजिए कि कोई चीज हमेशा 100% होती है, तो साथियों सबसे ज्यादा जो पैसा देश में आता है, आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा इनकम जहां से होता है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो हमारा एक अप्रत्यक्ष कर है। 17% जो धन होता है ये जीएसटी से भारत में आता है। और दूसरे स्थान पे है कारपोरेट टैक्स, जो बड़े बड़े वित्तीय घराने होते हैं उनके द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उसका जो है 15% आता है। तो दूसरे स्थान पे है कारपोरेट टैक्स। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीएसटी से भारत को सबसे ज्यादा धन प्राप्त होता है, और दूसरे स्थान पे है कारपोरेट टैक्स जिससे 15% का धन आता है। और साथियों तीसरे आधार पे जो है वो इनकम टैक्स से पैसा आता है, यानी इनकम टैक्स जो आती है हमारी वो 15% इनकम टैक्स आता है।
15% कारपोरेट टैक्स से पैसा आता है, 17% जीएसटी से आता है, और नॉन टैक्स जो होते हैं रेवेन्यू उनसे जो आता है वो 6% आता है। नॉन डेप्ट रिसिप्ट जो होते हैं उनसे आता है 2%। और अब बात करते हैं जो एक मुद्दा छूट गया है इन सब में, वो है कर्जा। जो हम बाहरी देशों से कर्जा लेते हैं किसी देश से, या एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स का एक बैंक है, आपको पता है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक या विश्व बैंक हो गया, अगर किसी बाहरी देश या बैंक से जो कर्जा लेते हैं सबसे ज़्यादा पैसा 34% वहाँ से आता है। ये तो कर्जे से आता है, लेकिन भारत से जो हम पैसा कलेक्ट करते हैं, भारत से जो कमाई होती है भारत सरकार की, उसमें पहले स्थान पे जीएसटी है, आफ्टर दैट बाहरी कर्जे से 17% और कारपोरेट टैक्स से 15%, और इसके अलावा इनकम टैक्स से 15%, और नॉन टैक्स रेवेन्यू से 6%, नॉन डेप्ट जो रिसिप्ट है उससे 2%। तो ये वो पूरा दायरा है कि जहाँ से भारत सरकार के पास पैसा आता है। अब बात कर लेते हैं कि भारत सरकार से पैसा जाता कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे भारत सरकार सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करती है साथियों। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पैसा जिस तरह भारत लेती है कर्ज, आपको पता है कि 34% सबसे ज़्यादा भारत को कर्जा मिलता है, तो उसी तरीके से उस कर्जे के निपटान के लिए भारत का भी सबसे ज़्यादा पैसा जाता है 20%। यानी 34% हम कर्जा लेते हैं, जो पैसा आता है उसका 20% हम उनको भुगतान करते हैं। दैट्स राइट। दूसरे स्थान पे आता है कि जो राज्य होते हैं, राज्यों को दिया जाने वाला धन, आपको पता है कि आर्टिकल 80 के तहत जो वित्तीय आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, वो रिकमेंड करता है कि किस राज्य को कितना धन दिया जाए। उस आधार पे हम 18% जो पैसा है वो राज्यों को देते हैं। और इसके अलावा साथियों जो सेंट्रल स्कीम होती हैं, भारत सरकार की जो योजनाएं होती हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा उसमें जाता है 17%। तो आप देख लीजिए 20% तो हम जो कर्जा लेते हैं बाहर से भुगतान करने में हमारा जाता है, 18% हम वित्त आयोग की कमीशन की सिफारिश पे राज्यों को देते हैं, और 17% जो कर्जा होता है, ये जो धन होता है, जो बड़ी बड़ी स्कीमें भारत सरकार ने चला रखी है उसमें जाता है। और इसके अलावा फिनांस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर जो वित्त आयोग है और अन्य जो भुगतान होता है उसमें जाता है साथियों 9%। और इसके अलावा 4% का जो धन है साथियों, ये पेंशन स्कीम में आता है। आपको सभी को पता है कि भारत सरकार पेंशन देती है, भत्ता देती है अपने अधिकारियों को, अपने एम्प्लॉय को, उनके जीवन वहन के लिए। और अन्य में आता है 8% अन्य। तो ये था लेखा जोखा कि भारत को पैसा कहाँ से आता है और भारत को पैसा कहाँ जाता है। अगर आप 2-3 बार साथियों देखने का प्रयास करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। अब इस बार की बजट में शामिल प्रमुख स्कीमों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्कीम व्यवस्था की गई भारत सरकार के द्वारा। तो एक आया है सुरक्षित समाज, जी हाँ, सेफ्टी सोसाइटी के नाम से आप जान सकते हैं। तो सुरक्षित समाज नामक योजना भारत सरकार के द्वारा शुरुआत की जा रही है इस बजट के घोषणा के आधार पे। इसमें क्या किया जाएगा, सुरक्षित समाज के तहत जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी, यानी डिजिटली लाइब्रेरी का व्यवस्था करवाया जाएगा किशोर और युवाओं के लिए, ताकि हमारा समाज सुरक्षित हो सके। ये प्रावधान किया गया है 2023-24 के पूर्ण बजट में। और हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज को स्थापित करने की घोषणा की है इस बजट में भारत सरकार ने, यानी 157 और नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, इसकी बात की गई है। और गरीबी उन्मूलन को घटाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई साथियों। और इसके तहत जो 500 आकांक्षी ब्लॉकों की व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले आपको पता था कि 100 आकांक्षी जिले घोषित किए गए थे, चयन करने की बात की गई थी भारत सरकार के द्वारा। अब 500 जिले नहीं, अब 500 आकांक्षी ब्लॉकों को डेवलप करने का योजना बनाई गई भारत सरकार के द्वारा, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो चुके, हाशिए पे बैठे लोगों, बॉटम पे बैठे लोगों तक पहुंच बनाई जा सके और एक व्यवस्थित समाज का निर्माण किया जा सके। और विमेन एम्पावरमेंट की बात करें साथियों, तो महिला सशक्तिकरण के लिए एक लघु बचत योजना शुरुआत करने की बात की गई है कि एक लघु बचत योजना शुरू की जाएगी भारत सरकार के द्वारा। इसका भी मेंशन किया गया है बजट 2022-23 में।
और इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जैसा मैंने कहा कि भारत सरकार ने 2070 में जीरो नेट कार्बन का लक्ष्य रखा है और इन सबको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने जो स्कीम शुरू की है उसके तहत 500 बेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाएगी भारत। यानी जितने भी बेस्ट हैं चीज़ें हैं उनका दोबारा रिसाइकलिंग करने के लिए 500 वेल्थ प्लांट लगाएगी भारत सरकार। इसका भी मेंशन किया गया है बजट में। और भारत का जो नल जल योजना है, जल जीवन मिशन 2024 के तहत आप सभी को पता है कि 2024 तक नल से जल सभी घरों को पहुंचाने का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था, जिसको गोवा प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र पहला राज्य बना हुआ है अभी तक। इसके लिए भी भारत सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है कि नल से जल योजना जो भारत सरकार की 2024 का लक्ष्य है उसे पूरा किया जाए। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा 2022 में एक लक्ष्य रखा गया था, सभी को पता है, सभी के लिए आवास यानी सबको घर मुहैया करवाया जाएगा। इस लक्ष्य को भारत सरकार एक तरीके से पूरा नहीं कर सकी है, तो सबको घर मुहैया करवाने वाले योजना को अब बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंशन कर दिया गया है, इस योजना को आगे बढ़ा दिया गया है ताकि सबको घर का मुहैया हो सके। तो ये था कुछ संक्षिप्त विवरण बजट का। और बजट कहाँ पेश किया जाता है, मैंने आपको बताया संसद में। बजट के बारे में हमारा जो आर्टिकल है, हमारा संविधान है, आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में बजट की चर्चा तो नहीं की गई है, लेकिन आय और व्यय के विवरण का चर्चा किया गया है भारत के संविधान में। तो इसी आर्टिकल 12 के तहत बजट पेश किया जाता है संसद में। संसद को आप जानते हैं, भारत के संविधान में आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक के बीच में संसद का विवरण दिया गया है। संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है, यानी 3 संस्थाओं से बनता है। 2 तो संस्था हो गई, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। लोकसभा को निचला सदन कहते हैं और प्रथम सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। जब कोई विधेयक पेश होता है राज्यसभा या लोकसभा में, तो राष्ट्रपति जो ही द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, जब उसके द्वारा सिग्नेचर किया जाता है तब जाके कोई विधेयक एक्ट में तब्दील होता है, कानून बनता है। तो संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। और संसद, जैसा हमने बताया, भारत के संविधान में आर्टिकल 79 से लेकर 122 भाग 5 में वर्णित है। अब अगला सवाल है साथियों कि किस राज्य सरकार ने लाडली बहना नामक योजना की शुरुआत की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरुआत की है। और इस योजना के तहत वो 1,000 रुपया प्रतिमाह लड़कियों को देंगे और पूरे साल में ये 12,000 रुपया दिया जाएगा। यानी जो लड़कियां होंगी उनको अब मध्य प्रदेश में लड़कियों को 1,000 रुपया प्रतिमाह और पूरे साल ये पैसा दिया जाएगा, तो 12,000 रुपया प्रति ईयर एक बच्ची को दिया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व पे भी दबाव पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के बारे में आप लोग जानते होंगे, यहाँ की राजधानी है यहाँ की राजधानी है भोपाल। भोपाल का नाम राजा भूपाल के नाम पे पड़ा। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। भोपाल में आपको भेल का एक कंपनी भी मिलेगा, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है उसका भी एक तरीके से ये भारत रत्न कंपनी आप सभी को पता है। एक नवरत्न कंपनी होती है, एक महारत्न कंपनी होती है, तो भेल एक महारत्न कंपनी है। इसका फैक्ट्री आपको भोपाल में मिल जाएगी। भोपाल को भूपाल वहाँ के जो राजा थे उनके नाम पे इसका नाम भोपाल पड़ा। और भोपाल में साथियों 2 दिसंबर 1984 को एक घटना हुई थी, आप सभी को पता है, कि जहां मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। 8,000 से अधिक लोगों की डेथ हो गई थी। बाद में पूरा अगर डाटा निकाला जाए, शुरुआत में ही लगभग 1 से लेकर 1,500 लोगों की डेथ हो गई थी। बाद में कुछ लोगों को कैंसर हो गया, कुछ लोग उससे सुनने और सहने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई और अल्टीमेटली पाया गया कि 8,000 से अधिक लोगों की डेथ हुई थी। तो इसलिए भी भोपाल जाना जाता है। एक दुर्घटना हुई थी, इसको भोपाल त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। 2 महत्वपूर्ण बायोस्फीयर आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। एक तो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा है पन्ना। पन्ना साथियों
ये देश का सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 2011 में घोषित किया गया था। देश में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है 18। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो अगर मैं बात करूं नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उससे सबसे पहले 1983 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। और उसी वर्ष आपको पता है आगरा का जो किला है उसे भी घोषित किया गया था। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनको घोषित किया गया था महाराष्ट्र में। तो टोटल देश में बायोस्फीयर रिजर्व है 18। जिनको नहीं पता है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है उन्हें बता दें, बहुत बार सुनते रहते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, फ्लोरा और फोना होते हैं कई प्रकार के। तो एक ऐसा क्षेत्र जो बाहरी क्षेत्र होता है, फिर कबर टाइप से बनाया जाता है और लास्ट में कोर होता है, और इस क्षेत्र को कहते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व। देश में टोटल कितनी है? 18। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें विश्व विरासत स्थल की, तो 4 विश्व विरासत स्थल मध्य प्रदेश में मैंने कल आपको पढ़ाया था। एक तो खजुराहो के जो मंदिर है, पूरी सीरीज है आपको पता होगा, जो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, उसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसके अलावा जो सांची का स्तूप है अशोक के द्वारा बनवाया गया था, वो भी विश्व विरासत स्थल है। और मध्य प्रदेश के 2 शहर, एक ग्वालियर और दूसरा ओरछा, इसे भी विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की चर्चा हो रही तो जान लीजिए, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में, और पेरिस स्थित है सीन नदी के किनारे। और पेरिस में मिलेगा एफिल टावर, जो गुस्ताव एफिल के द्वारा डिजाइन किया गया था, इसीलिए उसका नाम पड़ा एफिल टावर। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे आपको साथियों। एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पे 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आई थिंक 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ज्यादातर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, यानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। इसमें सुर्खियों में था कुनो नेशनल पार्क, जहां से नामीबिया से 8 चीता लाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर उसे कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा। इस 8 चीते में से 5 मादा चीता और 3 नर चीता थे। मादा चीता को प्रधानमंत्री ने आशा नाम दिया है। और अब दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका की सरकार के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है, मूल पे हस्ताक्षर कर लिया है कि आने वाले समय में 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे और उसे भी कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा जाएगा। कई महत्वपूर्ण गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, जैसे हम बात कर लें बाघ गुफा का आपने नाम सुना होगा, धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। उदयगिरी का नाम सुना होगा, उदयगिरी गुफा भी आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। और साथियों मध्य प्रदेश में सतपुड़ा हिल्स आप सभी को पता है। कल मैंने गलती से एक डाटा आपको गलत दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जो सतपुड़ा रेंज है साथियों, ये ऊपर इसके नर्मदा नदी बहती है और नीचे बहता है ताप्ती। कल हमसे गलती से गोदावरी निकल गया था, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो सतपुड़ा रेंज नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है, आप सभी को पता होगा। और एक है विंध्याचल श्रेणी, ये पूरी दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी श्रेणी मानी जाती है। आपको पता है दुनिया का सबसे पुराना जो पर्वत श्रेणी है वो अरावली पर्वत श्रेणी है, जिसका सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो गुरु शिखर है, आप सभी को पता होगा। इसी अरावली पे आपको माउंट आबू राजस्थान में मिलेगा, जहाँ पे जैन मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है वहाँ का। और अरावली जो पर्वत है साथियों, ये गुजरात से स्टार्ट होता है, राजस्थान से होते हुए और दिल्ली से होते हुए, हरियाणा से होते हरियाणा तक जाता है कई तरीके से अरावली। और इसी अरावली की वजह से राजस्थान में एक डिजर्ट का निर्माण हुआ, एक रेगिस्तान का निर्माण हुआ, क्योंकि हवाएं यहाँ से टकरा के वापस चली आती हैं, यहाँ पे बरसात नहीं हो पाती है, ये सबसे बड़ा कारण था। अब बढ़ते साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि राजीव सिंह रघुवंशी को किसका चेयरमैन या नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का, इसरो का, DRDO का, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? सर दोस्तों, जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, यानी जो इस समय है नरेंद्र मोदी साहब। योजना आयोग का ही ये एक तरीके से नया रूप है। योजना आयोग में आपको पता था उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो एक तरीके से जो 2015 में नीति आयोग लाया गया उसके चेयरमैन आज भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसरो हमारी सबसे बड़ी एक तरीके से संस्था, पूरी दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखने वाली अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। इसके अध्यक्ष नहीं है। DRDO हमारा डिफेंस सेक्टर
को इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाला और हमारे मिसाइलों का निर्माण करने वाला रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन है। तो इसके भी नहीं है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ऑप्शन डी बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी। तो राजीव सिंह रघुवंशी को ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में विजिट इंडिया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया। यानी एक तरीके से भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, ताकि एक इनकम जनरेट हो भारत की जीडीपी में, उसके लिए विजिट इंडिया लोगो लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है आप गेस कर सकते हैं। जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया होगा। और नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने लॉन्च नहीं किया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च नहीं किया है। ओम बिरला जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं इन्होंने लॉन्च नहीं किया है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी साहब ने विजिट इंडिया लोगो को लॉन्च किया है। पता है भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्कीम पहले से चलाए जा रहे हैं। जैसे प्रसाद स्कीम का नाम आपने सुना होगा, और इसके अलावा बहुत सारी स्कीम है, आपको सभी को पता है। भारत सरकार ने एक योजना चलाई है जिसमें जितने सूफी हैं सर्किट बनाया गया है, एक तरीके से राम सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट और एक तरीके से कल्चरल सर्किट बनाया गया है ताकि देश में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता। राफेल नडाल ने जीता है, नोवाक जोकोविच ने, सितिपास ने या डेनियल मेदेव ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है साथियों। पिछली बार 2022 में जब ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था तो इन्होंने कोविड का टीका नहीं लगवाया था, इसलिए इनको वहां पे खेलने की अनुमति नहीं दी गई थी और ये वापस चले आए थे ऑस्ट्रेलिया से। तब 2022 में राफेल नडाल ने उस चांस का पूरा फायदा उठाया था और ऑस्ट्रेलियन ओपन को अपने नाम किया था। इस बार नोवाक जोकोविच ने सिसिपास को हरा के ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 को अपने नाम कर लिया और साथियों ये इनका 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन था। क्या बात है। और ग्रैंड स्लैम की बात करें साथियों तो